जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा एमडीसी पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस के मात्र 7 ऐसे वीवीआई प्रश्न जो 100% आपके एग्जामिनेशन में मैच कर जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको पढ़ के जाना नहीं है ना। और इसकी पूरी की पूरी तैयारी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत में मिल जाएगा, है ना। और अगर आप अलग से इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इसकी पूरी तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कौन से प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। और मात्र यही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है। तो पहले प्रश्न में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मानव अधिकार का अवधारणा और विकास का वर्णन करें। पहले प्रश्न में क्या बताऊंगा कि मानव अधिकार की क्या अवधारणा है और इसका विकास कैसे हुआ। फिर दूसरे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा मानवाधिकार के अर्थ और परिभाषा। इसी प्रश्न को अथवा में ऐसे पूछ सकता है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना करें, है ना। फिर तीसरे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा मानव अधिकार का वर्गीकरण करें तथा उदाहरण सहित इसका वर्णन करें। इसी के अंतर्गत में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे अधिकार की प्रकृति के आधार पर, सकारात्मक एवं नकारात्मक मानवाधिकार, या तो उत्पत्ति की अवधि के आधार पर, बस आपको क्वेश्चन लिख लेना है। इसके अनुरूप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़ लेना है और मैं आपको करवाऊंगा संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकार घोषणा पत्र 2007 की व्याख्या करें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बताने वाला हूं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें, है ना। यही क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त अवलोकन करें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विवेचना करें। क्या बताऊंगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विवेचना करें। यही प्रश्न आपको ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन करें। और लास्ट प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा ये बताऊंगा कि मानव अधिकारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें, कि मनुष्यों के अधिकार के समक्ष सामने क्या क्या चुनौतियां आती है, जिसमें से हम लोग जानेंगे मानवाधिकारों के दुरुपयोग और हनन, और महिलाएं जो है उनके मानवाधिकारों का हनन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो मात्र आपको यही 7 प्रश्न पढ़ के जाना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं इसके पहले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार से है कि मानव अधिकार का अवधारणा और विकास का वर्णन करें। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि मानवाधिकार का अवधारणा और विकास का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि मानवाधिकार की अवधारणा क्या क्या है ना, और इसका विकास कैसे हुआ, अर्थात कह सकते हैं मानवाधिकार किसको कहते हैं और इसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ के ही आप इसका उत्तर निकाल लिए होंगे। कैसे? क्योंकि देखिए लिखा हुआ मानवाधिकार, क्या लिखा हुआ? मानवाधिकार मीन्स क्या करती है कि मानवों को जो अधिकार प्राप्त है, मानव मतलब क्या होता है? मनुष्य। तो मनुष्यों को जो अधिकार प्राप्त है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवाधिकार। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी पे जन्म लिया, ठीक है। तो जन्म लेने के बाद जब पृथ्वी पे वो आ गया तो उसको अधिकार प्राप्त हो गया। क्या क्या अधिकार? तो जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के अधिकार हैं जो मनुष्यों को जो है ना इंसान होने के नाते प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हम लोग मानवाधिकार का अर्थ। क्या लिखेंगे? मानवाधिकार का अर्थ। और लिखेंगे कि मानवाधिकार जो है ना वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। मानवाधिकार जो है 2 शब्दों में मिलकर बना हुआ, मानव प्लस अधिकार, जिसमें से मानव का अर्थ तो मनुष्य जाति हो गया और अधिकार का अर्थ होता है हक, ठीक है, जिसको हम लोग अधिकार ही कहते हैं। सीधा समझ लीजिएगा कि कह सकते हैं कि पूरे मानव जाति को इंसान होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवाधिकार। क्या कहा गया कि पूरे मनुष्य जाति को इंसान होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो मानवाधिकार कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि मानवाधिकार किसको कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे था कि मानवाधिकार की अवधारणा बताइए। क्या बताइए? मानवाधिकार की अवधारणा। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के नाते ही मिलते हैं। क्या कह रहा है? मानवाधिकार मीन्स मनुष्यों का अधिकार। तो ये वही अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलता है। अगर वो इंसान नहीं है तो उसको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और मनुष्य है तो वो इंसान है ही, है ना। तो सारे मनुष्यों को जो है ना ये अधिकार प्राप्त है। कह रहा है कि ये जो है किसी जाति, धर्म, रंग, देश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता।
कह रहा है यह जो अधिकार है ये किसी को जाति देख करके, किसी के धर्म को देख करके, किसी के रंग को देख करके, किसी के देश या लिंग को देख करके जो है ना भेदभाव नहीं करता है, सबको समान मानवाधिकार देता है। कह रहा इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सके। अब देखिए ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार का अर्थ क्या है, ये अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो ये अधिकार का उद्देश्य बस यही है कि हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मानवाधिकार की अवधारणा में भी लिख देंगे। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं मुख्य मानवाधिकार में शामिल है कि आखिर मानवाधिकार में कौन सा अधिकार जो है हम लोगों को शामिल है ना, कौन सा अधिकार जो हम लोगों को प्राप्त है। तो पहले अधिकार की बात करें तो पहला अधिकार है जीने का अधिकार। आप पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, तो सबसे पहला अधिकार जो आपको जीने का, आप यहाँ पे जी सकते हो। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो, स्वतंत्र हो, आप जैसे चाहो अपना जीवन यापन कर सकते हो। तीसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा अधिकार जो आपको शिक्षा का अधिकार, आप यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। चौथा समानता का अधिकार, कोई जो है आपको ऊंच नीच नहीं कह सकता है ना, उसके साथ साथ ना आपके साथ भेदभाव कर सकता है। पांचवा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आप अपने विचारों को जो है ना सब जगह रख सकते हो। ठीक, छठा जो है काम और मजदूरी का अधिकार, है ना, मान लीजिए कहीं काम करते हैं और मजदूरी करते हैं, ठीक है, उसका भी आपको अधिकार प्राप्त है और उसके पैसे लेने का भी अधिकार आपको प्राप्त है। फिर सातवां जो है वो शोषण से सुरक्षा। मान लीजिए अगर कोई आपका शोषण करता है, ठीक है, तो कैसे आप उससे बचेंगे, है ना। तो ये सारे अधिकार जो है ना हम लोगों को मानवाधिकार के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा ऐसे था कि मानवाधिकार का विकास, कि आखिर मानवाधिकार जो है, मानव का जो अधिकार है उसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे मेरे दोस्त ऐसे कि मानवाधिकार धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ। मानवाधिकार जो है, मनुष्यों को जो अधिकार मिल रहा है ना, वो धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ। क्योंकि कुछ भी चीज़ों की अगर बात करें तो हर चीज़ जो है ना समय के साथ साथ विकास हुआ। क्योंकि देखिए पहले अगर हम लोग मोबाइल यूज़ करते थे, कीपैड मोबाइल, ठीक है, बटन वाला मोबाइल, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब जो मोबाइल आ गया स्क्रीन टच आ गया। कौन सा? स्क्रीन टच आ गया। ठीक है, तो ऐसे कह रहा, वही कह रहा ना कि मानवाधिकार जो है, मानव का जो अधिकार है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, विकसित हुआ। कह रहा कि इसका इतिहास जो है प्राचीन काल से शुरू होकर के आधुनिक काल तक फैला हुआ। मानवों का जो अधिकार है वो प्राचीन काल से शुरू होकर के आधुनिक काल तक, मीन्स अभी के समय तक जो है ना ये चल रहा है और अभी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर प्राचीन काल में जो है ये अधिकार कैसे थे, मध्यकाल में ये अधिकार कैसे थे और आधुनिक काल में ये अधिकार कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्राचीन काल में। क्या लिखेंगे? प्राचीन काल में। और लिखेंगे इस प्रकार से कि प्राचीन काल में मानवाधिकार केवल राजा या विशेष वर्ग को मिलता था। क्या कह रहा है कि प्राचीन काल की अगर बात करें, पुराने समयों की अगर बात करें, तो उस समय भी मनुष्यों को अधिकार मिलता था, लेकिन कौन से मनुष्य? तो राजा या तो विशेष वर्ग के लोगों को। ये भी तो मनुष्य है ना। हाँ, तो कौन से मनुष्य को मिलता था? तो राजा को मिलता था और विशेष वर्ग के लोगों को मिलता था, और आम जनता को जो है ना ये अधिकार मिलता नहीं था। ठीक है, अधिकार उस समय भी मिल रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा राजाओं को और विशेष वर्ग के लोगों को। ठीक, अब बात आती है मध्यकाल का। किसका? मध्यकाल का। तो कह रहा है कि मध्यकाल में जो है ना राजशाही के समय जनता को अधिकार बहुत कम मिले। अब समय ऐसा आया कि जिसमें राजशाही व्यवस्था वहां पे चल रही थी, उसमें राजाओं को तो अधिकार प्राप्त था, उसके साथ साथ मनुष्यों को भी अधिकार प्राप्त था, लेकिन बहुत कम अधिकार, है ना। ऐसा अधिकार जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा कि और राजा ही कानून होता था। ठीक है, और राजा के कानून के अनुसार से उनको चलना पड़ता था। हालांकि उनको अधिकार दिया गया था, लेकिन राजा के कानून के अनुसार से उनको चलना पड़ता था। राजा कहेगा कि तुम खाओ तो तुमको खाना पड़ेगा, राजा बोलेगा बैठो तो तुमको बैठना पड़ेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे लोग जो है ना अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। कब? मध्यकाल में। ठीक है, मैं सीधा समझिएगा मध्यकाल में क्या था। तो मध्यकाल में राजशाही व्यवस्था चल रहा था, और उस समय वहां के स्थानीय लोगों को अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन बहुत कम अधिकार प्राप्त था। ठीक है, जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने क्या किया? विरोध किया और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। अब हमारा तीसरा आता है आधुनिक युग।
क्या आता है? आधुनिक युग। ठीक है मीन्स अभी के युग में, है ना। तो अभी के युग में आखिर क्या हुआ? तो देखिए अभी के युग की बात करें तो कह रहा है ना कि अभी का युग जो है 1215 की बात है, मैग्ना कार्टा आया था इंग्लैंड का। ठीक है, इसके तहत क्या 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 कहा गया? तो कहा गया कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। मैग्ना कार्टा जो है वो क्या है? एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। मीन्स 1215 ईस्वी में क्या किया गया? तो राजा की शक्तियों को जो है सीमित कर दिया गया, है ना, और लोगों को कुछ अधिकार दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां से शुरुआत होता है लोगों को अधिकार मिलने का। यहाँ पे राजा के अधिकार को कम कर दिया गया और लोगों के अधिकार को अधिक कर दिया गया। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा आता है 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा। क्या आता है? अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा। इसके तहत क्या कहा गया? तो कहा जाता है कि इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं और उन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य जो होते हैं वो जन्म से क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना, एक जैसे होते हैं। ठीक है, और उनको जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है, जैसे कि जीवन जीने का, आजाद रहने का, शांतिपूर्वक से जीवन जीने का। इस प्रकार के अधिकार जो उनको जन्म से ही मिल जाता है। ठीक, ये किसने कहा? तो अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा में कहा गया। उसके बाद तीसरा हमारा होता है 1789 की क्रांति, जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि इसमें जो है घोषणा किया गया कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किया गया। इसमें जो है ना मानवों और नागरिक अधिकारों की घोषणा किया गया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई। इसमें से कहा गया कि हम लोग आज़ाद रहेंगे, मीन्स मनुष्यों के बारे में। ठीक है, आम जनताओं के बारे में। आम जनता क्या है? स्वतंत्र है, एक समान है और बंधुत्व है। ठीक है, मीन्स लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं, एक साथ मिलजुल करके रहेगा। फिर चौथा हमारा आता है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूएनओ की स्थापना हुई। अब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ वहां पे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था, जिसके कारण से मानवों की अधिकार की रक्षा हेतु और दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु क्या हुआ? यूएनओ का स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद 1948 में जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लाया गया। कब? 1948 में। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को 30 अधिकारों की सूची घोषित किया। यह अधिकार देख लीजिएगा 30 था कि 40 था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वही कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? 10 दिसंबर 1948 को 30 अधिकारों की सूची घोषित किया, जो दुनिया के हर व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी दुनिया में हो, है ना, सभी कोई को जो है एक समान अधिकार प्राप्त है ना। किसके तहत? तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के तहत। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे था कि बताइए कि भारत में मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ? भारत में जो मानवाधिकार है उसका विकास कैसे हुआ? तो कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कौन सा? भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें मौलिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों को शामिल किया गया। इसमें से जो है ना मौलिक अधिकारों के रूप में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसमें मौलिक अधिकार भी दिए गए और मौलिक अधिकारों के रूप में जो है ना मनुष्यों को जो है मानव अधिकार दिया गया। ठीक है, जैसा कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यही अधिकार जो है जो हम लोगों को मौलिक अधिकार में प्राप्त है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं, जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, कह रहा इसके अलावे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई, जो मानव अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करता है। उसके बाद क्या हुआ? तो भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, जिसको हम लोग NHRC कहते हैं, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में हुई, जो मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और संरक्षण करता है। ठीक है, अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन निष्कर्ष के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि MDC पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगे और बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और जो भी वीडियोस आते हैं
उसको आप लोग लगातार देखें। ठीक है, देखिए बात करते हैं अगर निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि मानवाधिकार सबके लिए जरूरी है। अगर मानवाधिकार की बात करें तो मनुष्यों को जो अधिकार प्राप्त है, क्या वो एक आदमी को दे देंगे चल जाएगा? नहीं। ठीक है, अगर एक आदमी को दे देंगे तो सोचेगा अपने आप को बड़ा, मतलब हमको तो ये अधिकार प्राप्त है, इसको तो प्राप्त ही नहीं है ना। इसलिए ये अधिकार जो है सभी के लिए जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति जो है सम्मान से और स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जी सके। ठीक है, अगर ये अधिकार सारे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं रहेगा ना, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे, है ना। क्या इन अधिकारों का विकास लोगों की जागरूकता और संघर्ष का परिणाम है। मीन्स ये जो अधिकार लोगों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये जो है लोगों के जागरूकता का परिणाम है और संघर्ष का परिणाम है। मीन्स लोगों के संघर्ष के कारण, लड़ाई के कारण से और लोगों में जो जागरूकता फैली उसके कारण से ये अधिकार प्राप्त है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आपको इस प्रकार से पूछा हुआ है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के विशेष संदर्भ में इसकी महत्व का वर्णन करें। ठीक है, या तो आपको पूछ सकता है मानवाधिकार के अर्थ एवं परिभाषा। मीन्स मानवाधिकार से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए पहला जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, मीन्स मानवाधिकार का जो घोषणा किया गया वो किसके द्वारा किया गया वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक शॉर्ट सा लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसका घोषणा कब किया गया, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मानवाधिकार क्या है। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा अपनाया था। किसने अपनाया था? 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, जो सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो सभी लोगों को जो है ना स्वतंत्रता में विभाजित करता है, मीन्स बांटता है। ठीक है, कि आपके पास आप क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, सबको उपलब्धि देता है कि आप सब लोग क्या है, स्वतंत्र हैं और आप अपने अनुसार से क्या कर सकते हो, अपने जीवन का यापन कर सकते हो। ठीक है, ये है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है ना वो किसके द्वारा अपनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि यहाँ पे जो है एक श्लोक बोला गया। श्लोक क्या बोला गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं। सभी मनुष्य जो है ना वो कैसे पैदा हुए हैं, स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों में सम्मान है। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं सब लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनके अधिकार भी क्या है, समान है। जिसका जितना अधिकार मेरा है इस पृथ्वी पे, उतना ही अधिकार दूसरों का भी इस पृथ्वी पे है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि मानवाधिकार, मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानवाधिकार में मानव का अधिकार, जो अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा में इस प्रकार से लिखेंगे कि मानवाधिकार जो है ना वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है। मानवाधिकार जो है वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है। ठीक है, तो कौन सा दो शब्द है, तो मानव और अधिकार। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मानव को जो अधिकार प्राप्त है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात, जिसका अर्थ है मनुष्यों को उनके जन्म से ही प्राप्त अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्यों को उनके जन्म से ही प्राप्त अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि मानवाधिकार हम लोग किसको कहते हैं, आप सीधा बता दीजिएगा कि मानवाधिकार जो है दो शब्दों का शाब्दिक मेल है, मानव और अधिकार। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्यों को उसके जन्म से प्राप्त अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग लिखेंगे मानवाधिकार का अर्थ, कि मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मीन्स मानवाधिकार का तात्पर्य वो सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन के लिए स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। मीन्स कहा गया है कि ये वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाता है। मीन्स ये वैसा अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जो है ना जन्म के साथ ही क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसी को हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। मीन्स देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग यही समझ में आता है कि वैसा अधिकार जो मनुष्यों को जन्म से ही जो है ना उसको प्राप्त हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। अथवा में हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक ने कुछ अधिकार मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किए हैं। प्राकृतिक जो है कुछ अधिकार जो है ना मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किया है। ठीक है, और पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति
इंसान होने के नाते इन अधिकारों का हकदार है और पृथ्वी पर जितने भी इंसान मौजूद है, जितने भी व्यक्ति मौजूद है, वो इंसान होने के नाते ये अधिकारों पर क्या उसका अधिकार है। ये अधिकार प्रत्येक इंसान को अपने लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के बंधनों से आजाद करता है। ये जो अधिकार होता है वो क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना अपने जाति के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे, अपने संस्कृति के आधार पे जो है ना ये सब जो बंधन होता है, ये सब बंधनों से मुक्त करता है उसको। आगे कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र की ओर से नागरिक को सुख, शांति और व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक राष्ट्र की ओर से जो है ना नागरिक के सुख के लिए, शांति के लिए और उसके व्यवस्था के लिए जो है ना बहुत सारे अधिकार प्राप्त किए गए हैं, मीन्स बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। मीन्स सीधा तरीके से हम लोग यही जाने कि मनुष्यों को जन्म से प्राप्त अधिकार को क्या कहते हैं हम लोग, मानव अधिकार कहते हैं, जिसमें से व्यक्ति क्या कर सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, वो किसी के बस में रह करके जीवन यापन करता नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि मानवाधिकार के उद्देश्य, कि आखिर मानवाधिकार जो है उसका उद्देश्य क्या है। जब मानवाधिकार का घोषणा किया गया तो इसका उद्देश्य तो कुछ होगा ना, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, मीन्स मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कि लोगों का जो अधिकार है ना उसके प्रति लोगों को जगाना कि आपके पास ये अधिकार है, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास पढ़ने लिखने का अधिकार है, आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, हर अधिकार के बारे में उसको क्या करना, जागरूक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है भेदभाव हटाना, समानता जागरूक करना, शिक्षा प्राप्त करना और समानता का अधिकार जो है ना लोगों को दिलाना। ठीक है, किसका अधिकार होता है, मानवाधिकार का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा गया है ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सके। अगर हम लोगों को भेदभाव के बारे में बताएंगे, समानता के बारे में बताएंगे, शिक्षा के और जागरूक करेंगे, समानता का अधिकार बताएंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है ना अपने अधिकारों को जान सकेंगे, है ना, और उनका प्रयोग कर सकेंगे। कौन, व्यक्ति। ठीक है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ना प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को भारत में क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस उद्देश्य से, तो व्यक्तियों को उसके अधिकार को बताने के लिए जो है ना प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इस मानवाधिकार का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि मानव का अधिकार, मानव को जो जन्म से अधिकार मिलता है उसको हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है कि मानवाधिकार का महत्व, कि आखिर मानवाधिकार का क्या महत्व है ना, मानवाधिकार का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि बिना मानवाधिकार के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते हैं। अगर हम लोगों के पास मानवाधिकार नहीं है, ठीक है, हम लोग के पास मानव का अधिकार नहीं है, तो हम लोग क्या हम लोगों पे जो है ना कई तरह के अत्याचार किया जा सकता है। ठीक है, अब बिना किसी के भय के हमारा शोषण किया जा सकता है और बिना किसी भय का, अगर मान लीजिए हमारे पास मौलिक अधिकार है ना, मानव अधिकार है, मतलब मानव अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है तो हम दूसरों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, मानव अधिकार नहीं है, तो हमारा शोषण जो है ना लोग क्या करेंगे, जम के करेंगे, बिना किसी डर के जो है ना हमारा शोषण किया जाएगा। वही बोला गया कि यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा, कि यदि हमारे पास जो है ना मानव अधिकार नहीं रहेगा, मीन्स मूल अधिकार नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन जो है ना पशुओं से भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बदतर हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उनके जन्म से ही अधिकार दिए गए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना उनके जन्म से ही क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। क्यों, ताकि वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सके, अपने फैमिली को जो है ना क्या कर सके, अच्छा भोजन दे सके। ठीक है, मतलब अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सके, अपने धर्म को परिवर्तित कर सके। ठीक है, इसलिए जो है ना उन लोगों को क्या दिया गया, मानव अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मानवाधिकार के प्रकार, कि मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बताया गया है कि मानवाधिकार को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया। मानवाधिकार को जो है ना दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, इसमें सामाजिक अधिकार भी है, इसमें जो है ना सामाजिक अधिकार भी आता है, जिसमें से आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। जिसमें से कौन सा अधिकार शामिल है, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या है, शामिल है।
आगे कहा गया कि यहाँ हर व्यक्ति को दिए गए बुनियादी मानवाधिकारों पर विस्तृत जानकारी दिया गया। यहाँ पे जो है ना व्यक्तियों को दिए गए मानवाधिकारों पर विस्तृत जानकारी दिया गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। मीन्स जो मानवाधिकार लोगों को दिया गया है उसका वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या अधिकार जो है मनुष्यों को दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? जीवन का अधिकार। कहा गया कि पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान को, पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है। क्या है? जीवित रहने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है ना। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति हैं, सबको अपना जीवन जो है ना स्वतंत्र तरीके से जीने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है वो। ठीक है, जन्म से ही क्या होता है? उसका अधिकार होता है। हर इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी अधिकार होता है। इंसान के पास यह अधिकार होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको ना मारे, मीन्स उसका शोषण ना करे। ठीक है, ये क्या होता है? मनुष्यों के पास यह अधिकार प्राप्त होता है। वो क्या कर सकता है? इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है। मीन्स मूल अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार कह सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों के प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जो अधिकार प्राप्त है मानवाधिकार का, वो है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि हर इंसान जो है ना, पृथ्वी पे हर इंसान क्या है? स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए उस पर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो लोग क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, है ना। तो वही बोला गया कि हर इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने का और जनता में अपनी राय की आवाज उठाने का अधिकार है। हर इंसान को यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है और जनता में अपनी राय बांटने की अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हालांकि इस अधिकार में कुछ सीमा भी है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इस अधिकार में कुछ सीमा भी। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दे दिया गया बोलने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार फैला सकते हैं, अश्लीलता फैला सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें क्या है? कुछ सीमा भी दिया गया। ठीक है, कि आप लोग यही सीमा तक, मतलब ये सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि अश्लीलता, गड़बड़ी और दंगा भड़काना, ये सब चीज करना है क्या? ये सब चीज करना नहीं, ये सब की स्वतंत्रता लोगों को नहीं है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहा गया है कि संसार का कोई भी प्राणी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। संसार का कोई भी प्राणी है ना, वो क्या चाहता है? कि किसी का गुलाम बन जाए? नहीं, वो किसी का भी गुलाम बनना नहीं चाहता। वो सदैव जो है ना स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है। वो सदैव चाहता है कि हम लोग क्या करें? अपना जीवन यापन जो है ना स्वतंत्र रूप से करें। ठीक है, स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिसे मनुष्य अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। ठीक है, स्वतंत्रता जो है, आजादी जो है, एक ऐसा अधिकार होता है जो मनुष्य अपना क्या समझता है? उसको जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो चौथा है वो शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा जीवन का अनिवार्य अंग बन गया। ठीक है, अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, अभी हमारे जीवन का क्या बन चुका है? एक नेसेसरी अंग बन चुका है, बॉडी बन चुका है ना। शिक्षा के अभाव में मानव जाति का विकास असंभव है, और शिक्षा का अभाव अगर आ गया ना, तो शिक्षा के अभाव से मनुष्य जाति जो है ना, उसका विकास क्या है? संभव है क्या? नहीं, वो असंभव है। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मानव के लिए अनिवार्य है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार जो है ना, मान लीजिए अगर शिक्षा प्राप्त ही नहीं है लोगों को, तो क्या वो लोग बढ़िया ढंग से कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों को जो है ना शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है, कहा गया है कि शिक्षा से जहां मानव जाति का उन्नति होती है वहीं राष्ट्र का विकास भी होता है। मीन्स शिक्षा से क्या होता है? जहां पे मानव जाति के जातिगत उन्नति होती है वहीं पे राष्ट्र का क्या होता है? विकास होता है। किससे? शिक्षा से। ठीक है, आगे कहा गया कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र में जीवन जागरण की ज्योति उत्पन्न होती है, और हर राष्ट्र को चाहिए कि शिक्षा के अधिकार में किसी प्रकार के भेदभाव ना करे। ठीक है, मीन्स देखिए ये कहा गया है कि हमारे शिक्षा से ही अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो लोग क्या कर सकते हैं? अपने क्षेत्र को, ठीक है, और अपने देश को क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। और ऐसा बताया गया है कि हर क्षेत्र को, हर राष्ट्र को ऐसा चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, और सब नागरिकों को जो है समान रूप से शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये व्यक्तियों ने कहा। ठीक है, यहाँ पे मानवाधिकार के घोषणा के तहत कहा गया था। ठीक है, फिर देखिए पांचवा जो अधिकार है मानवाधिकार का, वो कौन सा है? न्याय का अधिकार। क्या है? न्याय का अधिकार। कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया कि मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्यों के जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है। मानवाधिकार का अर्थ क्या है? कि मनुष्यों के जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है। ठीक है, बनाना है। अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है। मान लीजिए अगर आप कोई गलत काम किए, ठीक है, या तो आप सही हैं लेकिन आपको पकड़ के ले गया, ठीक है, पुलिस ले गया पकड़ के, ठीक है, अगर आप सही है ना
तो आपके साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सही भी हैं फिर भी आपको क्या किया जाता है, सजा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों को जो है ना न्याय का अधिकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्याय का अधिकार होना चाहिए, और सकारात्मक न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत न्याय दिया जाए, सो ठीक है। लोगों को क्या मिलना चाहिए, सकारात्मक न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही कहा गया कि मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्य जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है, अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है, ठीक है। न्याय में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, न्याय में जो है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और न्याय के क्षेत्र में पक्षपात करने वाले को राष्ट्र या सरकार की ओर से दंड मिलना चाहिए, ठीक है। और न्याय में जो गड़बड़ी करता है उन लोगों को जो है ना सरकार के तरफ से जो है ना क्या करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। और न्याय जो है शीघ्र तथा सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है। और न्याय जो है ना वो कैसा मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसों पे बिक जाए, सो पैसा पे बिकना चाहिए क्या, नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसका जो छठा जो अधिकार है, मानवाधिकार का जो छठा जो अधिकार है वो कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मीन्स लोग जो है ना अपने धर्म के प्रति क्या है, स्वतंत्र है। लोग अगर चाहे तो वो हिंदू से मुस्लिम में भी जा सकते हैं, लोग अगर चाहे तो वो मुस्लिम से हिंदू धर्म में भी आ सकते हैं। मीन्स वो कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। वो क्या किया गया है, मनुष्यों का जीवन अधिकार होता है। मीन्स जन्म से अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। मीन्स कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मानव जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि धर्म मानव जीवन का एक अपरिहार्य विषय है। धर्म के द्वारा ही मनुष्य चरित्र का विकास होता है, और धर्म जो है ना मानव को जीवन में ज्ञान व प्रकाश की ज्योति प्रदान करता है, ठीक है। यही कारण है कि जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यही कारण है क्या कि जाति धर्म जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जो है मनुष्य के जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जब हम लोग लास्ट एंड करेंगे ना इसका, तो उसमें क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। कि ऊपर जो आप पढ़े तो ऊपर पढ़ के आपको क्या समझ में आया। तो देखिए ऊपर पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि मानवाधिकार जो है ना व्यक्तियों को दिए गए मूल अधिकार है। मानवाधिकार क्या है, व्यक्तियों को दिया गया मौलिक अधिकार है, जो लगभग हर जगह क्या है, समान है। प्रत्येक देश किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, रंग, लिंग, संस्कृति और आर्थिक या सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज करके इन अधिकारों को प्रदान करता है, ठीक है। प्रत्येक देश क्या करता है, लोगों का जाति को ना देख करके, लोगों का रंग ना देख करके, लोगों का लिंग ना देख करके, संस्कृति ना देख करके लोगों को क्या करता है, ये अधिकार प्रदान करता है। हालांकि कभी कभी इनका व्यक्तियों, समूहों या स्वयं राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन अधिकारों को जो है ना व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा और स्वयं राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। इसलिए लोगों को मानवाधिकार की किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खुद आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए जो है ना लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि लोग क्या कर सकते हैं, अपने मानवाधिकार का उल्लंघन के खिलाफ जो है ना खुद आवाज उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जिसमें से एक नहीं चार प्रश्न बनने वाले हैं, है ना। और एक वीडियो देखने के बाद आपके चारों प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हमारे इस प्रकार से रहेगा कि मानव अधिकारों का वर्गीकरण एवं उदाहरण सहित वर्णन करें, ठीक है। मानवाधिकार जो होता है उसका वर्गीकरण करिए, उसको बांटिए कि आखिर कौन से मानवाधिकार हैं, है ना, और उसके उदाहरण सहित क्या करिए, वर्णन करिए, ठीक है। यही प्रश्न दोस्तों आपको ऐसे पूछ सकता है कि अधिकार की प्रकृति के आधार पे, अधिकार के प्रकृति के आधार पे मानवाधिकारों का वर्गीकरण करिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक मानवाधिकार के रूप में जो है ना मानवाधिकारों का वर्गीकरण करिए, ठीक है। और चौथा प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है कि उत्पत्ति की अवधि के आधार पर जो है ना मानवाधिकारों का वर्गीकरण करिए। तो इससे जो है आपका चार प्रश्न बन रहा है। मीन्स इन चारों में से अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, आपको सेम आंसर छाप देना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आखिर मानवाधिकार मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि मानवों को जो अधिकार प्राप्त है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं, है ना। तो परिचय में वही लिखेंगे कि मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि मनुष्य को जन्म से मिले अधिकार को ये हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। कह रहा है कि ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता की रक्षा करता है, ठीक है। ये जो है ना मनुष्य की आज़ादी के बारे में सोचता है, ठीक है, मनुष्य की समानता को देखता है ना। और हर चीज जो है ना मनुष्य के बारे में बताया जाता है, ठीक है, ताकि मनुष्य जो है किस प्रकार से विकास कर रहा है, कैसे विकास करेगा, है ना, समाज में
उसके रंग को लेकर के, उसके जाति को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के भेदभाव ना हो, ये हर चीज जो है ना उसको अधिकार दिया गया है मानवाधिकार के अंतर्गत में। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि मानवाधिकार की अवधारणा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, यही मैंने आपको कहा कि मानवाधिकारों की अवधारणा का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को जो है ना बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कहा था कि मानवाधिकारों का वर्गीकरण 3 प्रमुख आधार पर किया जाता है। मानवाधिकारों का वर्गीकरण करिए, है ना, तो कहा जाता है कि मानवाधिकारों का वर्गीकरण जो है ना 3 प्रमुख स्तरों पे किया जाता है। पहला स्तर जो है हमारा अधिकार की प्रकृति के आधार पे, कौन सा, अधिकार के प्रकृति के आधार पे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर अधिकार की प्रकृति के आधार पे क्या है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको तीनों इसके वर्गीकरण को बता देता हूं। ठीक है, पहला हमारा था अधिकार के प्रकृति के आधार पे, दूसरा हमारा था सकारात्मक व नकारात्मक अधिकारों के आधार पे, और तीसरा हमारा जो आता है उत्पत्ति के अवधि के आधार पे। ये 3 वर्गीकरण इसको किया गया है और 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके अधिकार की प्रकृति के आधार पे क्या क्या बातें कही गई है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है अधिकार की प्रकृति के आधार पे मानव अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकार की प्रकृति के आधार पे जो है ना मानव अधिकारों का भी वर्गीकरण किया गया, इसके आधार पे भी इसको बांटा गया है। कह रहा है कि मानव अधिकारों को उसकी प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार से निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हमारा आता है नैतिक अधिकार। क्या आता है, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि यह अधिकार सामाजिक और नैतिक नियमों पर आधारित होता है। यह जो अधिकार है ना वो समाज और नैतिक नियमों, जो आपके जीवन से जुड़े हुए नियम है, उस पर आधारित होता है। ये जो है कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते, लेकिन समाज इन्हें स्वीकार करता है। ये जो नियम है, ये जो अधिकार है, वो कानून में नहीं लिखा गया है, लेकिन समाज में जो है इसको स्वीकारा गया है। ठीक है, तो पहला आप लोग को अधिकार जो प्राप्त है वो नैतिक अधिकार है। उसका उदाहरण देखिए, कह रहा है सम्मान का अधिकार, करुणा पाने का अधिकार और आदर पाने का अधिकार, है ना। ये किसके अंतर्गत में आता है, तो नैतिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। फिर दूसरा हमारा इसी में आता है कानूनी अधिकार। क्या आता है, कानूनी अधिकार। कह रहा है कि ये अधिकार संविधान या कानून द्वारा सुनिश्चित किए होते हैं। यह जो अधिकार होता है वो या तो संविधान के द्वारा या तो कानून के द्वारा क्या होता है, सुनिश्चित किया जाता है, और इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ क्या कर सकता है, अदालत में जाकर के केस लड़ सकता है। कह रहा है कि नागरिक इन अधिकारों को अदालत में लागू करा सकते हैं। ठीक है, और नागरिक जो है, कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने अधिकारों के प्रति जो है लड़ाई लड़ सकता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के तरीके से कहें तो उदाहरण में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। सूचना का अधिकार, सूचना देने या तो प्राप्त करने का अधिकार है ना। तो ये सब जो अधिकार आए हमारे वो किसके अंतर्गत में आए हैं, तो अधिकार की प्रकृति के आधार पे, मानव अधिकारों का वर्गीकरण के आधार पे, है ना। अब इसका दूसरा जो वर्गीकरण था, दूसरा जो भाग था वो था सकारात्मक एवं नकारात्मक मानव अधिकारों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे क्या रहा हमारा, इसके पहले भाग में आता है सकारात्मक मानव अधिकार, मीन्स ऐसे अधिकार जिनके लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने होते हैं। क्या कह रहा है, वैसा अधिकार जिसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ता है और व्यक्ति के कल्याण और विकास से संबंधित होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक मानव अधिकार कहते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है, लेकिन उदाहरण देखिएगा, इसका उदाहरण कह रहा है शिक्षा का अधिकार। अब मान लीजिए शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, तो उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ। कह रहा है स्वास्थ्य पाने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, तो इसके लिए सरकार को जो है कार्य करना पड़ेगा। फिर दूसरा हमारा आता है नकारात्मक मानव अधिकार। कह रहा है कि ये जो है ना ऐसे अधिकार होते हैं जिनमें सरकार से अपेक्षा किया जाता है कि वह जो है हस्तक्षेप ना करे। मीन्स यह ऐसा अधिकार है जिसमें से सरकार को कहा जाता है, मतलब सरकार से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वे जो है हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। कह रहा है कि ये जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये क्या करता है, व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करता है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, कह रहा है जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए लोग जो है जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं,
अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है और धर्म के लिए भी क्या है, स्वतंत्र है। इसमें जो है ना कोई कानून और ना कोई सरकार जो है क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। अर्थात सीधा समझिएगा कि आप क्या है, स्वतंत्र हैं। आप जैसे चाहे अपना जीवन को जी सकते हैं, जैसे चाहे आप अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं और जो चाहे वो धर्म को आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। अब देखिए इसका तीसरा जो पार्ट था, तीसरा जो भाग था वो था उत्पत्ति की अवधि के आधार पे मानव अधिकारों का वर्गीकरण, है ना, कि उत्पत्ति की अवधि के आधार पे आखिर मानव अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कह रहा है कि मानव अधिकारों का विकास जो है समय के साथ 3 प्रमुख पीढ़ियों में किया गया। क्या कह रहा है, मानव अधिकार का जो विकास है, मनुष्यों को जो अधिकार मिला है, ये जो है इसका विकास जो है समय के साथ 3 प्रमुख पीढ़ियों में इसका विकास किया गया। तो आखिर 3 प्रमुख पीढ़ी कौन कौन से हैं। तो कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के अधिकार, प्रथम पीढ़ी में कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो इनका प्रकार है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। प्रथम पीढ़ी में जो है ना लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए बताया गया है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का और आज़ादी पाने का अधिकार। दूसरा हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र हैं। चौथा निष्पक्ष न्याय का अधिकार। ठीक है, ये सब जो आता है वो किसके अंतर्गत में आता है, तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत में आता है ना। फिर दूसरा हमारा बात करें, दूसरा हमारा आता है द्वितीय पीढ़ी के अधिकार। तो द्वितीय पीढ़ी के अधिकार का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि इसके प्रकार जो होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसके तहत जो है ना हम लोगों को सामाजिक अधिकार मिलता है, आर्थिक अधिकार मिलता है और सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण शिक्षा का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, काम करने का अधिकार, है ना, और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। ये सब जो अधिकार प्राप्त है वो हम लोगों को द्वितीय पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत में प्राप्त है। ठीक है, अब इसके तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं। तो कह रहा तृतीय पीढ़ी के अधिकार क्या क्या है, तो इसके प्रकार है सामूहिक अधिकार प्राप्त होगा इसमें, और वैश्विक अधिकार मीन्स विश्व स्तर पे जो है ना आपको अधिकार प्राप्त होगा। जैसे कि विकास करने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, पर्यावरण के लिए देखिए पूरा विश्व का मुद्दा है ये, है ना। शांति का अधिकार, ये भी पूरा विश्व का मुद्दा है। ठीक है, और सामूहिक रूप से किया जाता है। फिर कह रहा सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ये जो अधिकार है ना वो तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत में आता है, जिसमें से सामूहिक और वैश्विक अधिकार शामिल है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है इसके निष्कर्ष का कि आखिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष में वही बताना है कि मानवाधिकार का वर्गीकरण जो है ना, मानवाधिकार का जो वर्गीकरण किया गया, बंटवारा किया गया, वो उनके स्वरूप, उद्देश्य और समय के अनुसार से किया गया, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि मानव अधिकार किसी भी समाज की नींव होते हैं। ठीक है, मानव का जो अधिकार है वो किसी भी समाज का क्या करता है, नींव डालता है। और इन अधिकारों की रक्षा जो है ना केवल सरकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। मनुष्यों का जो अधिकार है उसकी रक्षा सिर्फ सरकार ही नहीं करेगी बल्कि प्रत्येक नागरिकों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कह रहा है जब सभी को समान अधिकार मिलते हैं तभी एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और विकसित समाज की स्थापना हो पाती है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए जब किसी को या तो जब सभी को समान अधिकार मिलेगा तभी एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और विकसित समाज बन पाएगा, अन्यथा एक विकसित समाज और न्यायपूर्ण समाज, शांतिपूर्ण समाज का बनना इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज का प्रश्न हमारा है संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकार घोषणा पत्र 2007 की व्याख्या करें। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकार घोषणा पत्र। अब देखिए ये क्वेश्चन जरा सा अटपटांग लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन को समझ जाते हैं इसका मतलब उसका उत्तर जो 50% वहीं पे बन जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वदेशी लोगों के द्वारा, मीन्स स्वदेशी मतलब उस देश के लोगों के द्वारा जो अधिकार मांगे गए उस पे जो है क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मीन्स मंजूरी दिया गया। तो कब वो मंजूरी दिया गया उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और आखिर वो जो अधिकार मांगे गए उसमें से कौन से अधिकार मांगे गए उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से मेरे दोस्त कि संयुक्त राष्ट्र ने
13 सितंबर 2007 को, कब? 13 सितंबर 2007 ईस्वी को स्वदेशी लोगों के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र को स्वीकार किया। क्या किया? तो 13 सितंबर 2007 ईस्वी को स्वदेशी लोगों के अधिकारों से संबंधित, स्वदेश मीन्स वहां के रहने वाले लोग जो प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं, है ना, उसके अधिकार से संबंधित जो घोषणा पत्र था उसको स्वीकार किया। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे कह रहा है कि यह जो घोषणा पत्र है वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह जो घोषणा पत्र है वो क्या है? एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के मानवाधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, भूमि अधिकार, आत्मनिर्णय आदि को मान्यता दिया गया। इसमें किसको मान्यता दिया गया? तो दुनिया भर के जितने भी स्वदेशी लोग हैं उसके मानवाधिकार को, वहाँ के लोगों के अधिकार को, ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार को, भूमि अधिकार को, हर चीज़ के बारे में उसमें जिक्र किया गया और हर चीज़ पे जो है ना स्वीकृति प्रदान किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उठता है, हम लोगों ने क्वेश्चन में जाना था स्वदेशी लोग, तो क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठता है कि आखिर स्वदेशी लोग होते कौन हैं, है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि स्वदेशी लोग वे समुदाय होते हैं जो किसी क्षेत्र में प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं, जिनकी अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा, धर्म और जीवन शैली होती है। ठीक है, और ऐसे परिस्थिति की अगर बात करें तो ऐसे परिस्थिति को हमारे देश में क्या कहा जाता था? तो आदिवासी कहा जाता था। ऐसे जनजातियों को हमारे देश में जो है आदिवासी कहा जाता था, क्योंकि ये जो है ना हमारे देशों में प्राचीन सभ्यता से रहते आ रहे हैं, प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं, है ना। वही कह रहा है कि भारत में इन्हें जो है ना आदिवासी कहा जाता है। भारत में जो है इसको क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। अलग अलग देशों में कुछ और भी कहा जाता होगा। ठीक है, जैसे कि संथाल हो गया, मुंडा हो गया, गोंड हो गया, ठीक है, भील हो गया, ये सब जो है आदिवासी समुदाय है। क्या है? आदिवासी समुदाय। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? स्वदेशी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदेशी लोग। तो इन लोगों ने क्या किया था? अपने अधिकार के प्रति जो है सरकार के सामने क्या रखा था? कुछ मांगे रखी थी, है ना। तो वही मांगों को जो है ना स्वीकृति प्रदान किया गया। अब देखिए, कह रहा कि घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या, आखिर घोषणा पत्र में जो लिखा गया, जो जिन चीज़ों की मांग किया गया वो क्या क्या था? तो कह रहा कि पहला, स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। इसमें कहा गया कि स्वदेशी लोग जो हैं उसके अधिकारों की रक्षा किया जाए। दूसरा, उनकी संस्कृति, भाषा और परंपरा को बचाना। किनके? तो स्वदेशी लोगों के भाषा को बचाना, उनकी संस्कृति को बचाना, उसके साथ साथ उनकी परंपराओं को बचा करके रखना। तीसरा कह रहा है उनके भूमि और संसाधनों पर अधिकार देना। उनको जो है ना, किनको? तो देसी लोगों को। ठीक है, क्या कर रहा? तो भूमि और संसाधनों पर अधिकार देना, वहाँ के भूमि पर और संसाधनों पर अधिकार उन लोगों को देना। और चौथा कह रहा है कि उनके शोषण और भेदभाव को रोकना। ठीक है, उन पर जो शोषण हो रहा है और जो भेदभाव हो रहा है उन लोगों के लिए, इन चीज़ों को रोकना। और यही चीज़ जो है घोषणा पत्र में कहा गया था, और यही घोषणा पत्र को स्वीकार किया किसने? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे प्रमुख अधिकार जो इस घोषणा पत्र में दिए गए हैं, है ना। वे प्रमुख अधिकार जो इस घोषणा पत्र के तहत जो है वो दिया गया है। तो पहला जो अधिकार था वो आत्मनिर्णय का अधिकार। कौन सा अधिकार? आत्मनिर्णय का अधिकार। कह रहा है स्वदेशी समुदाय यह तय कर सकते हैं कि वे किस प्रकार अपना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करना चाहते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो घोषणा पत्र था उसमें जो है इन लोगों को क्या क्या अधिकार मिला? तो उन लोगों को पहला अधिकार मिला आत्मनिर्णय का। ठीक है, वो खुद से निर्णय ले सकते हैं। वही कह रहा है कि स्वदेशी समुदाय यह खुद से तय कर सकता है कि वो किस प्रकार अपना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करेगा, है ना। उन्हें अपनी सरकार, कानून और संस्थाएं बनाने का भी अधिकार है। ठीक है, वे चाहे तो अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं और अपनी संस्थाएं भी बना सकते हैं। कौन? जो वहाँ के लोग होते हैं सो। ठीक है, मीन्स स्वदेशी लोग, है ना। दूसरा उन्हें जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो है भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। उनको जो है ना भूमि पर, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर भी जो है ना क्या मिला? अधिकार मिला है। वह कह रहा है कि उन्हें अपने पारंपरिक जंगल, जमीन, पानी, खनिज और संसाधनों पर मालिकाना हक दिया गया। उनको कहा गया कि आप यहाँ के क्या हैं? मालिक हैं, और कोई भी
सरकार या कंपनी उनकी भूमि का उपयोग उनकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसा भी उस रिपोर्ट में कहा गया कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का मालिक हो, है ना, उनकी भूमि का उपयोग उनसे पूछे बिना नहीं किया जा सकता। मीन्स जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी उनके भूमि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, अब उनको तीसरा जो अधिकार प्राप्त है वो है संस्कृति, भाषा और धर्म की रक्षा का अधिकार। कह रहा है कि वे अपनी भाषा, रीति रिवाज, नृत्य, गीत, पोशाक, त्योहार को संरक्षित कर सकते हैं। कौन? तो स्वदेशी लोग। कह रहा है कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं और पूजा पद्धतियों का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो स्वदेशी लोग जो है ना, अपनी धार्मिक मान्यताओं, जिस धर्म को वो मानते हैं, जिस प्रकार से वो पूजा पद्धति करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना, उनको ये अधिकार प्राप्त है। फिर चौथा अधिकार जो उन्हें प्राप्त है वो शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। कह रहा है कि स्वदेशी लोग अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं। स्वदेशी लोग जो है ना, अपनी भाषा के अनुसार से, जो भाषा वो लोग जानते हैं, जो संस्कृति वो लोग जानते हैं, उसके अनुसार से वे शिक्षा प्राप्त करने के क्या है, हकदार हैं, है ना। उन्हें स्वतंत्र स्कूल और शिक्षा प्रणाली बनाने का भी अधिकार है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अपना स्कूल बना सकते हैं और शिक्षा प्रणाली भी बना सकते हैं, है ना। ये सारे अधिकार जो है वहाँ के लोगों को प्राप्त है, में स्वदेशी लोगों को प्राप्त है। उसके बाद पांचवा जो इन लोगों का अधिकार है वो है मुक्त और पूर्व जानकारी पर आधारित सहमति। मीन्स कहा जाता है कि सरकार कोई भी योजना, जैसे कि बांध हो गया, कारखाना हो गया, सड़क जो हो गया, ये तब तक नहीं बना सकती जब तक कि स्वदेशी लोगों से स्पष्ट और पूर्व में अनुमति ना लिया जाए। मान लीजिए ये जो ज़मीन है वो किसको दे दिया गया, स्वदेशी लोगों को दे दिया गया, ठीक है, और इस ज़मीन पे सरकार कहेगी कि हम रोड बनाएंगे, तो ये चीज़ करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, तो ऐसा वो कर सकती नहीं है। कब तक नहीं कर सकती है? जब तक वहाँ के आदिवासी उस पर अनुमति ना दे दे तब तक। ठीक है, अनुमति देते हैं तो वहाँ बन जाएगा, अनुमति नहीं देते हैं तो वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। ये अधिकार उन लोगों को प्राप्त है। फिर छठा अधिकार उन्हें जो प्राप्त है वो है न्याय और समानता का अधिकार। कौन सा? न्याय और समानता का अधिकार। कह रहा है उन्हें अन्य नागरिकों के समान कानून का संरक्षण, न्याय और सरकारी सेवाएं प्राप्त होंगी। किनको? तो वहाँ के लोगों को। ठीक है, स्वदेशी लोगों को जो है वो न्याय, नागरिकों को समान कानून का संरक्षण, मीन्स एक समान कानून संरक्षण करेगा उसका, न्याय और सरकारी सेवाएं भी जो है ना उनको अन्य लोगों को जैसा प्राप्त होगा, जैसे अन्य लोगों को सरकारी सेवाएं प्राप्त होती है वैसे उनको भी सरकारी सेवाएं प्राप्त होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे कि भारत के संदर्भ में प्रासंगिकता। ठीक है, कि आखिर भारत का इसमें क्या योगदान रहा। तो कह रहा है कि भारत में भी आदिवासियों के अधिकारों के लिए कई कानून बनाए गए। ठीक है, भारत में आदिवासी के मतलब अधिकारों के लिए जो है ना कई प्रकार के कानून बनाए गए। जैसे कि पहला हमारा है पंचायत अधिनियम। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए बनाया गया था और ये जो है ना 1996 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था वन अधिकार अधिनियम जो 2006 ईस्वी में आया था, है ना। फिर उसके बाद आया था अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ये सब आयोग जो है गठन किया गया और ये सब कार्य मतलब कानून यहाँ पे बनाए गए थे आदिवासियों के अधिकारों के लिए, है ना। कह रहे कि भारत ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया। ठीक है, भारत ने क्या किया, इन सारे नियमों का घोषणा किया। ठीक है, लेकिन इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना गया। ठीक है, मिस कानून रूप से जो है ना इसको माना नहीं गया, है ना। अब कह रहा है कि इससे संबंधित क्या क्या समस्याएं और चुनौतियां हो सकती है। कह रहा है कि कई देशों में घोषणा पत्र को कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया। ठीक है, कई ऐसे देश हैं जिसमें ये जो घोषणा पत्र है उसको कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया, है ना। दूसरा कह रहा है भूमि अधिग्रहण अब भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, भूमि अधिग्रहण छीन लिया जा रहा है ना, और ये अभी भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा कह रहा है स्वदेशी समुदायों की आवाज़ दबाई जाती है। ठीक है, मैं देखिए जो स्वदेशी लोग हैं उसके समुदाय के आवाज़ों को जो दबा दिया जाता है और उन्हें शोषण का शिकार बनाया जाता है। ठीक है, जो ऊंचे पद के लोग होते हैं वो स्वदेशी लोगों को क्या करते हैं, अपने शिकार के जंगल में फंसा लेते हैं। ठीक है, और उनका शोषण करते हैं। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में दोस्तों लिखेंगे इस प्रकार से कि संयुक्त राष्ट्र का यह घोषणा पत्र एक ऐसा कदम है
जिससे दुनिया भर के स्वदेशी लोगों को पहचान और अधिकार मिला है। मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घोषणा पत्र के माध्यम से एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे विश्व भर के स्वदेशी लोगों को क्या मिला, एक अलग पहचान मिला है, उनको जो है ना एक अहम अधिकार प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि यह उनके सम्मान, संस्कृति, भूमि और अस्तित्व को जो है बचाने का प्रयास है। ये जो है ना उसके सम्मान को बचाने का, संस्कृति को बचाने का, भूमि को और अस्तित्व को बचाने का एक प्रयास है। और अब यह जरूरी है कि सभी देश इसे बचाने का प्रयास करें। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अब जो है ना यह जरूरी है कि सभी देश जो है, खास करके भारत, इस घोषणा पत्र को पूरी तरीके से लागू करे और अपने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करे। क्या कह रहा है, खास करके भारत को ये सोचना चाहिए, है ना, और इस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करना चाहिए ताकि यहाँ के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को बचाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। तो आपका प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें। प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उस पर क्या करें, एक निबंध लिखें। या तो यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के ऐसे दे सकता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC का संक्षिप्त अवलोकन करें। अगर बात करते हैं मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार परिषद का, ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, एक ही है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है ना। अब देखिए यहां तक तो हम लोगों ने समझ गया कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन आखिर मानवाधिकार आयोग क्या है। तो बात करते हैं अगर मानवाधिकार आयोग का, तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्यों को जो है ना जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। मनुष्य को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वही मनुष्यों की अधिकारों की रक्षा हेतु जो आयोग बनाया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार आयोग कहते हैं। मैं सीधा समझिएगा कि मनुष्यों के मानवाधिकारों का मीन्स मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा हेतु जो आयोग, जो परिषद का गठन किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार आयोग कहते हैं या तो मानवाधिकार परिषद कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, है ना। अब बातें यहाँ पे आती है कि आखिर ये किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इसका कार्य है, तो ये चीजों को हम लोग नीचे में जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मानव अधिकार का मतलब क्या, मनुष्य का अधिकार, और ये अधिकार आपको तभी प्राप्त होगा जब आप मनुष्य होंगे, है ना। कह रहा इन अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाएं कार्यरत है। क्या कह रहा है कि ये जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करने हेतु और इसको बढ़ावा देने हेतु जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कई सारे संस्थाएं जो है वो कार्य कर रही है। ठीक है, कई सारे संघ जो है ना वो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि कह रहा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलर्स, है ना, काउंसिल, ये हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि यह जो संस्था है वो मानवाधिकारों की निगरानी, समीक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। क्या कह रहा है, यह जो संस्था है ना ये मानवाधिकारों की निगरानी करता है, समीक्षा करता है और उसका संरक्षण के लिए जो है ना समर्पित है। मीन्स पूरी तरीके से अपने में झोंक दिया है, ठीक है, कि हमको क्या करना है, मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, संरक्षण करना है। ठीक है, और ये सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे विश्व के मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, अब बात अगर आती है इसके संगठन का और स्थापना का कि आखिर इसका संगठन कब हुआ और इसकी स्थापना कब हुई, तो कहा गया है स्थापना कि UNHRC की स्थापना मीन्स यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ना 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ था। कब, 15 मार्च 2006 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। आगे कह रहा है इसके मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। कहाँ पे, जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर कह रहा है ये किसकी अधीनता में है, तो यह जो अधीनता है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत कार्य करता है। मीन्स ये जो सभा है, संगठन जो है वो किसके अंतर्गत में कार्य करता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत में कार्य करता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक अंग है ना। कह रहा है यह संस्था पहले के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों आयोग की जगह पर बनाई गई थी। यह संस्था है वो कहाँ बनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो था उसके जगह पर बनाया गया था, जिसे भ्रष्ट और पक्षपाती कह करके आलोचना का शिकार होना पड़ा था, जिसका बुराई किया गया था, इसके कारण से उसको भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, है ना।
अब बात आती है इसकी संरचना और सदस्यता कि आखिर इसकी संरचना कैसे कैसे हुई और इसमें कितने सदस्य शामिल हैं। तो कह रहा है इसमें कुल सदस्य जो है ना वो 47 सदस्य हैं। कितने? 47 सदस्य देश हैं, है ना। और इन देशों का चुनाव जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि इसमें कुल सदस्य देश जो हैं वो 47 है। कितना? 47 सदस्य देश है। और इन देशों का चुनाव जो है ना वो कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। कह रहा है कि सदस्य देशों का चयन भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। और ये जो सदस्य देश हैं उसका चुनाव जो किया जाता है, चयन जो किया जाता है, उसके भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है कि आखिर विश्व में वो किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। उसके अनुसार से उसका चुनाव किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका में 13 है, एशियाई देशों में भी 13 है, लैटिन अमेरिका देशों में भी 8 है, ठीक है, और पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों में कितना है? 7 है। जबकि अगर बात करें पूर्व यूरोप में तो 6 है, ठीक है। तो ये सारे मिला करके हमारे कितने होंगे? 47। कितने? 47, ठीक है। तो इतने इतने सदस्य देश जो है ना इसमें शामिल है। अफ्रीका में जो है आपका 13 सदस्य देश शामिल है, ठीक है। एशिया में जो है 13 सदस्य देश शामिल है। लैटिन अमेरिका में भी जो है 8 सदस्य देश शामिल है। फिर यूरोप और अन्य देशों की बात करें तो उसमें 7 सदस्य देश शामिल है। और पूर्वी यूरोप में जो है वो 6 सदस्य देश शामिल है। तो जैसे जैसे वो विश्व के रंगमंच पे अपना कार्य करते हैं उसी प्रकार से उन लोगों को यहाँ पे चुना जाता है। अब देखिए उसके नीचे ये भी कहा गया कि एक देश को अधिकतम 2 बार लगातार सदस्य चुना जा सकता है, ठीक है। कह रहा है ना कि एक देश जो है ना उसको अधिकतम, अधिक से अधिक 2 ही बार लगातार सदस्य चुना जा सकता है। दूसरा बार, तीसरा बार जो है उसको सदस्य चुना नहीं जाएगा लगातार, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो संगठन बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आखिर ये कार्य किस चीज पे कर रहा है ना। तो कहा जाता है कि UNHRC का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों की सुरक्षा, प्रचार और संरक्षण सुनिश्चित करना है। देखिए कह रहा है ना कि ये जो संस्था बनाया गया, ये जो संगठन बनाया गया, उसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि दुनिया भर में जितने भी व्यक्ति हैं, दुनिया भर में जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनका प्रचार करना और संरक्षण करना, ठीक है। कह रहा इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इनका जो प्रमुख कार्य है उसको निम्नलिखित रूपों में बताया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन से प्रमुख कार्य हैं। तो पहला कह रहा है मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। अगर आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उस पर कार्यवाही किया जाएगा, उसको जांच किया जाएगा। दूसरा कह रहा है मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। मनुष्यों के अधिकार के प्रति जो है ना जागरूकता बढ़ाना कि मनुष्यों के क्या क्या अधिकार हैं, सभी व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है विभिन्न देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करना। ये क्या करता है? विभिन्न देश में सारे देशों का, कोई भी देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करता है कि हाँ वहां पे मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त है वो सही है कि गलत है। चौथा कह रहा है आवश्यकता होने पर विशेष दूतों या जांच आयोग की नियुक्ति करना, ठीक है। ये क्या करता है? जब आवश्यकता होती है, जिसको लगता है कि मनुष्यों के अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो ये क्या करता है? विशेष आयोग भी बैठा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, ये कैसे भी करके उसका जांच कर सकता है। अब देखिए उसके आगे यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को सिफारिश देना। ये क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को जो है ना सिफारिश देता है कि हाँ कौन सही है और कौन गलत है, कहाँ पे क्या सुधार होना चाहिए और कहाँ पे क्या सुधार नहीं होना चाहिए। ये हर चीज़ किसको बताता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताता है। कौन बताता है? तो मैंने आपको कहा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है वही ये सब चीज़ कार्य करता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं, इतना तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब थोड़ा सा ये भी जान जाते हैं कि आखिर ये जो सभा है, ये जो संगठन है, उसका प्रमुख कार्य क्या है और ये किस प्रकार के कार्य करते हैं, इसका गतिविधियां कैसा है ना। तो कह रहा है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ये जो है ना UPR पे कार्य करता है। किस पे? UPR पे, ठीक है। कह रहा है कि हर सदस्य देश का मानवाधिकार रिकॉर्ड समय समय पर समीक्षा किया जाता है, ठीक है। इसके तहत में UPR के तहत जो है ना हर देश के देशों का, हर सदस्य देश के देशों का क्या किया जाता है? मानवाधिकार रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और उसका समीक्षा किया जाता है कि हाँ वहाँ पे सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। दूसरा कह रहा है इसके विशेष प्रक्रियाएं, कह रहा है स्वतंत्र विशेषज्ञ, विशेष रिपोर्टर
कार्य समूहों की नियुक्ति करना जो विशिष्ट देशों या मुद्दों पर रिपोर्ट दे। ठीक है, मीन्स केस में क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे विशेषज्ञों को चुना जाता है, ऐसे ऐसे रिपोर्टर्स को चुना जाता है जो क्या करता है, विशिष्ट देशों का, मीन्स जो उसके सदस्य देश हैं उसके हर एक मुद्दों के रिपोर्ट को तैयार करे और इसको जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास रखे। ठीक है, आगे कह रहा है कि मानवाधिकार विषयों पर संकलन पारित करना। ठीक है, मानवाधिकार का जो विषय है उस पर क्या करना, नियम को पारित करना। ठीक है, यार आपात बैठकें बुला करके गंभीर मामलों पर तुरंत कार्रवाई करना। ठीक है, इसका यह भी कार्य है कि अगर जरूरत पड़े तो कभी भी हम क्या कर सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, और बैठक बुलाने के बाद कोई गंभीर मामला अगर रहेगा तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का क्वेश्चन आता है, भारत और यूएनएचआरसी मीन्स भारत जो है वो किस प्रकार से यूएनएचआरसी का सदस्य है ना, मीन्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का सदस्य है। तो कह रहा है कि भारत जो है यूएनएचआरसी का एक सक्रिय सदस्य रहा है और समय समय पर मानवाधिकारों के लिए सहयोग करता रहा। क्या कह रहा है कि भारत इसका जो है ना इस संगठन का एक सदस्य रहा है और सक्रिय एक्टिव सदस्य रहा है जो समय समय पर मनुष्यों के अधिकारों के लिए जो है ना सहयोग करता रहा है। कह रहा है कि भारत ने कई बार इस मंच का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। क्या कह रहा है कि भारत ने क्या किया, इस मंच पे जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं उस पर अपना विचार दिया है कि क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब कहा जा रहा है इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व में कहा गया कि यह संस्था जो है वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा हेतु एक प्रमुख मंच है। क्या कह रहा है कि यह जो संस्था है, यह जो संगठन है वो विश्व स्तर पे जो है ना मानवाधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, मनुष्यों के अधिकारों का रक्षा करता है। दूसरा कह रहा है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करके मानवाधिकार उल्लंघनों के विरुद्ध कार्य करने का अवसर देता है। ये क्या कर रहा है, तो ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है एकजुट करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितने भी समूह है, जितने भी ग्रुप हैं उसको एकजुट करता है और एकजुट करके मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ, जो मनुष्यों के अधिकार का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ क्या करता है, कार्रवाई करते हैं। क्या यह जो है पीड़ितों को न्याय दिलाने और सत्ताओं की जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये क्या करता है, जो मानवाधिकार से पीड़ित है, मतलब जिनको अधिकार प्राप्त है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, पीड़ित है ना, तो उसको न्याय दिलाता है। उसके साथ साथ सत्ता की जवाबदेही देता है। ठीक है, कि वहां पे कौन से लोग कार्य कर रहे हैं और किसने ये कार्य किया है। तो यहां तक हम लोगों ने ये पूरे क्वेश्चन को समझ गया। अब बारी आती है अंत में निष्कर्ष का दोस्तों। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक स्तर पे मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो है ना यह एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक स्तर पे, विश्व के स्तर पे जो है ना मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा उन्हें बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। कह रहा हालांकि इसे कुछ आलोचनात्मक का सामना करना पड़ता है, मैं इसको जो है ना बुराई का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी यह जो संस्था है वो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विश्व शांति, समानता, न्याय के लिए जो है ना इसका अस्तित्व अनिवार्य है। अगर विश्व में शांति बनाए रखना है, विश्व में समानता बनाए रखना है, न्याय बनाए रखना है, तो ये जो संगठन है, ये जो संस्था है वो क्या है, बेहद जरूरी है। तो उम्मीद करें मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विवेचना करें। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए। यही प्रश्न आपको घुमा फिरा कैसे पूछ सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका मूल्यांकन करें, उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं ये दोनों क्वेश्चनों का, इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है ना, तो वो अलग था और ये जो है वो अलग है। ये जो है भारत के लेवल का है, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे था, विश्व स्तर पे था, और ये जो है सिर्फ भारत के लिए है। तो यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक नागरिक को, भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो वही मौलिक अधिकारों का रक्षा हेतु जो आयोग बनाया गया भारत में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कोई पूछेगा क्या कहिएगा, तो आपको कहना है
कि भारत के लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसके संरक्षण हेतु जो आयोग बनाया गया, जो गठन बनाया गया, जो संगठन बनाया गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे क्लियरली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे हम लोग लिखेंगे कैसे। तो आगे इस प्रकार से लिखेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे कि मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार कह रहा है मानवाधिकार, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मानव अधिकार मीन्स मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण ही मिलता है, मनुष्य होने के कारण ही मिलता है। आप जानवर है तो क्या करोगे उसका, वो मौलिक अधिकार का क्या करोगे, है ना। जो मनुष्य है उन्हीं को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। कह रहा है जैसे कि जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, है ना। ये सब जो अधिकार प्राप्त है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, या तो कह सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार कह सकते हैं, है ना। अब कह रहा है इन अधिकारों की रक्षा के लिए, ये जो अधिकार हम लोगों को दिया गया है, इन अधिकारों की रक्षा हेतु भारत में जो है ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम लोग NHRC कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया। कोई पूछेगा कि इसकी स्थापना क्यों किया गया, तो आपको बताना है कि हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसकी रक्षा हेतु एक संगठन बनाया गया जिससे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना। अब बात यहां पे आती है कि यह जो आयोग बना, यह जो आयोग आया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना आखिर कब हुई, ये कब बना। तो कह रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ। इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ, जिसके तहत मानव अधिकार संरक्षण नियम 1993 का निर्माण हुआ। जिसके तहत क्या हुआ, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का निर्माण हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है ऐसा कहा जाता है कि यह एक स्वतंत्र संस्था है, यह जो है ना स्वतंत्र है, ठीक है, ये किसी के पीछे कार्य करता नहीं है या तो किसी के कहने पे कार्य करता नहीं है। कह रहा है जिसका कार्य सरकार और प्रशासन की गतिविधियों पर नजर रखता है, ठीक है, ये क्या करता है, सरकार और प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रही है उस पर ये नजर रखता है ना। कह रहा है कि कहीं नागरिकों के मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, सरकार और प्रशासन की गतिविधियों पर नजर रखता है कि कहीं वे लोग जो है ना नागरिकों के मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, किसके तहत, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया और ये क्या करता है ना। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि आखिर मानवाधिकार की परिभाषा, इसके पहले भी मैंने आपको कहा था मानवाधिकार किसको कहते हैं, लेकिन इसको लिखना क्या है, जरूरी है। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि मानव अधिकार वे नैतिक और कानूनी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल आदि के भेदभाव के बिना प्राप्त होते हैं। क्या कह रहा है, मानव अधिकार मीन्स मनुष्यों के अधिकार वो अधिकार है जो सभी कोई को कानूनी अधिकार के तहत मिला है, संविधान के तहत मिला है, चाहे वो कोई भी जाति के हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी भाषा के हो, कोई भी लिंग के हो, कोई भी नस्ल के हो, है ना, बिना किसी भेदभाव को वे व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है। कह रहा है कि भारत में यह अधिकार जो है संविधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते के आधार पर सुरक्षित किया गया। भारत में ये जो अधिकार है ना वो संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के आधार पर, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौता है, ठीक है, मीन्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, उसके तहत जो है ना इसको सुरक्षित किया गया, ठीक है। अथवा में हम लोग उसको कह सकते हैं कि मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। मीन्स मानव अधिकार, मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त है वो वही मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, जैसे कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का, आजादी का अधिकार, है ना। दूसरा कह रहा है समानता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, है ना, कोई भी व्यक्ति जो है ना उसको अलग कर सकता नहीं है, वो एक समान है, ठीक। तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, अपनी भावनाओं का व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। चौथा कह रहा है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, है ना, ये आपको अधिकार है कि कोई जो है ना आपको, आप पे उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है, आपको बोल नहीं सकता, है ना, सम्मान पूर्वक जो है ना आप जीवन जी सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ये जाना कि आखिर मानवाधिकार की क्या क्या परिभाषाएं होती है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है
उसकी संरचना कैसे कैसे हुई, ये कैसे कैसे बना हुआ है। तो बात करते हैं अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की संरचना का, तो इसमें सबसे पहले आते हैं इसके अध्यक्ष। क्योंकि अगर कोई भी संस्था चलाने से, मान लीजिए कोई स्कूल ही है, तो स्कूल में अगर प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा तो क्या वो स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। तो वही कह रहा है कि ये जो संस्था है, ये जो आयोग है, उसकी संरचना कैसे हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष बनाया गया। तो कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मीन्स रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। मीन्स भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको जो है ना अध्यक्ष चुना जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? रिटायर्ड, जो रिटायर हो चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, उनको जो है ना क्या चुना जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, है ना। दूसरा कह रहा है इसके सदस्यगण कौन कौन हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश, ठीक है, कि वो न्यायाधीश जो रिटायर है, पहला। दूसरा कह रहा है कि मानव अधिकार से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति, ठीक है, मानव अधिकार से संबंधित वे व्यक्ति जिनको इनके बारे में जानकारियां प्राप्त है, दूसरा वो सदस्य हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि 2 महिला और 2 पुरुष सदस्य जो मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों में अनुभव रखता है, ठीक है। इसके सदस्य 2 महिला और 2 पुरुष हो सकते हैं जिनको मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों का अनुभव है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि आखिर इसका संरचना कैसे कैसे है, ये कैसे कैसे बना हुआ है और इसमें कैसे कैसे लोग कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि आखिर जो अध्यक्ष चुना जाता है ना, और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, यहाँ तक हम लोगों ने तो देखा कि सदस्य हैं, है ना, और अध्यक्ष हैं। तो आखिर ये जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी चुनाव कैसे होती है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो कह रहा है कि इसकी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। ये जो इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कब? जब वो एक चयन समिति का सिफारिश करता है तब, है ना। मतलब सीधा समझिएगा कि एक बैठक बुलाता है, ठीक है। एक बैठक बुलाने के बाद जो है जिस चीज पे अमल किया जाता है कि नहीं यही जो है वहां का क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, तो उनको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस चयन समिति में जो है कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, है ना, और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। तो ये सारे लोग मिल करके जो है ना इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करवाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आखिर इसकी सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। अब कह रहा है इसका मुख्य कार्य व अधिकार कि आखिर ये जो आयोग बनाया गया उसका मुख्य कार्य क्या है और इसका अधिकार क्या है। तो कह रहा है पहला जो अधिकार है और कार्य है वो मानव अधिकार हनन के मामलों में जांच करना। अगर मनुष्यों के अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो उसकी जांच करना, ठीक। दूसरा कह रहा है सरकारी संस्थानों जैसे जेलों का निरीक्षण करना, ठीक है, सरकारी संस्थान जो है उसका निरीक्षण करना, जैसे जेल वगैरह है, ठीक है, वहां का निरीक्षण करना, जांच करना कि सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा है कि नहीं, है ना, कहीं मनुष्यों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, ठीक। तीसरा कह रहा है मानव अधिकारों की रक्षा हेतु सुझाव देना, ठीक है, ये मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा हेतु क्या करता है? सुझाव देता है कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन तरीका गलत है। फिर चौथा कह रहा है मानव अधिकार शिक्षा और जागरूकता फैलाना। ये क्या करता है? मनुष्यों के अधिकार की शिक्षा जो है ना लोगों तक फैलाता है, ठीक है, ताकि मनुष्य जो है अपने अधिकार को पहचान सके कि आपका क्या क्या अधिकार है। पांचवा हमारा कह रहा है मेरे दोस्त कि कानूनों की समीक्षा करना कि वे मानव अधिकारों के अनुकूल हैं या नहीं। ये कानूनों का जांच करता है, ठीक है, कि ये मनुष्यों के अधिकार के जैसा है, मीन्स मनुष्यों के मानवाधिकार को बनाए रखता है कि नहीं, है ना। तो कह रहा है कि स्वतः संज्ञान लेना, ठीक है, ये क्या कर सकता है? खुद ही फैसला ले सकता है, ठीक है, किसके खिलाफ? तो किसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, यह क्या कर सकता है? उस पर कार्रवाई कर सकता है। अब थोड़े से हम लोग बात करते हैं अगर इसके उपलब्धियों का कि आखिर ये जो संगठन है उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया। तो कह रहा है कि आयोग ने कई संवेदनशील मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई किया। मीन्स ये जो आयोग है वो कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें से इन्होंने क्या किया? तुरंत जो है ना एक्शन लिया, ठीक। दूसरा कह रहा है कि पुलिस हिरासत, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभाया, ठीक है। ये सब जो समस्याएं आई ना
ये सब समस्याओं में इसने क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसमें जो है मनुष्यों के अधिकार को कम होने नहीं दिया था। तीसरा कह रहा कि आयोग ने मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस आयोग ने क्या किया, तो मनुष्यों के अधिकार के शिक्षा को जो है ना बढ़ावा दिया, ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके कि उसका क्या क्या अधिकार है। चौथा कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के समय आयोग ने प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ठीक है, और जब कोविड-19 यहाँ पे आया था तो यही वो संगठन था जिसने क्या किया था, तो प्रवासी मजदूर जो कहीं और प्रवास कर रहे थे उसके अधिकारों का सुरक्षा किया था, है ना। और ये मुद्दा उठाया था कि उनकी जो है अधिकारों की क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बना उसका क्या महत्व है। राष्ट्रीय मानवाधिकार बना है, चलिए हम लोगों ने ये तो जान लिया कि ये तो बना है, लेकिन इसका महत्व क्या क्या है। तो कह रहा है कि ये जो है ना भारत के लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी मतलब समझते हैं, हाँ, ये सब उसको पकड़ के रखा हुआ है ना। वही कह रहा है कि ये जो है ना भारत के लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, और यह आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। में सीधा क्या कहा गया कि इसमें जो है ना लोगों की भलाई के बारे में कार्य किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि यह जो है गरीब, दलित, महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक आदि कमजोर वर्गों की आवाज बनता है। ये क्या करता है, तो जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, ये क्या करता है, उसकी आवाज बन करके जो है ना पूरे विश्व के सामने आता है, पूरे देश के सामने आता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह जो है संविधान के मूल उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सशक्त बनाता है। ये क्या करता है, संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, न्याय प्राप्त करना, स्वतंत्र होना, समानता देना और गरिमा, ठीक है, ये सबको क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है ना। कौन, राष्ट्रीय आयोग, है ना, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो यहां तक मेरे दोस्त ये क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लियर किया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पर करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे कह रहा है निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित एक मजबूत संस्था है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना वो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित एक मजबूत संस्था है ना। इसके बावजूद कुछ सीमाओं के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। यदि इसे और सशक्त बनाया जाए तो यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। मीन्स कहा गया कि इसको अगर बढ़िया से मजबूती बना के रखा जाए तो ये क्या करेगा, मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करेगा। कह रहा है कि यह आवश्यक है कि हर नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, और यहाँ पे जो है ना यह आवश्यक है, ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक नागरिक के अधिकार जो है सुरक्षित हो, तभी भारत एक क्या बन सकता है, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बन सकता है। मीन्स एक जैसा समाज बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि मानव अधिकारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें कि आखिर मनुष्यों को जो अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या परेशानियां जो है लोगों को झेलना पड़ता है, उसके बारे में बताइए। इसके अंतर्गत हम लोग ये भी जानेंगे कि मानवाधिकारों के दुरुपयोग और हनन, कि आखिर मनुष्यों को जो अधिकार दिया गया उसका किस प्रकार से हनन किया जाता है, कैसे उन लोगों को दबाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि महिलाएं जो है ना मानवाधिकार हनन का सर्वोच्च शिकार है। महिलाओं को जो है, मीन्स महिलाओं के अधिकार को जो है दबाया जाता है। ठीक है, तो कैसे आखिर महिलाएं जो है मानवाधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है ना, और किस प्रकार से मनुष्यों के अधिकार के सामने चुनौतियां आती है, कैसे कैसे चुनौतियां आती है, हर चीजों को जो है आज के वीडियो के अंतर्गत में हम लोग जानेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बात करें मानवाधिकार का, किसका, मानवाधिकार का, तो मानवाधिकार का मतलब है कि मनुष्यों को जन्म से जो अधिकार प्राप्त है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे परिचय, क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे कि मानव अधिकार वे मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति को केवल इंसान होने के नाते प्राप्त है ना। ये चीज मैं आपको कई बार समझाया हूंगा। आगे कह रहा है इनमें जीवन जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, समानता का अधिकार और न्याय का अधिकार जो है ना शामिल है। मीन्स मौलिक अधिकार जो है उसमें से ये सब अधिकार जो है, जो हम लोगों को अधिकार प्राप्त है मानव अधिकार में, ये सब अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। आगे कह रहा है ये सभी अधिकार जो है ना
ये अधिकार जो है सभी व्यक्ति के लिए समान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा का और किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो। लेकिन ये जो अधिकार है वो सभी के लिए समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। लेकिन व्यवहार में इन अधिकारों का कई बार दुरुपयोग और हनन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कई बार जो है ना लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे इन अधिकारों का दुरुपयोग और हनन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियां, कि आखिर मनुष्यों के अधिकार जो प्राप्त है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां लोगों के सामने आती है। तो देखिए, मनुष्यों को अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी इतनी है कि लोग अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वही कह रहा है कि गरीबी के कारण लोग अपनी बुनियादी अधिकार जैसे कि भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, है ना। जो जो उनका अधिकार है उससे वो क्या जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। कह रहे कि बेरोजगारी उन्हें सम्मानजनक जीवन नहीं जीने देती, ठीक है। और जब लोग गरीब होते हैं और बेरोजगार होते हैं ना, तो लोग जो है मतलब उसको सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाते हैं भाई। और जब सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाते हैं, इसका मतलब मानव अधिकार उनका खत्म हो गया, क्योंकि मानव अधिकार में कहा गया कि लोग जो है सम्मानजनक जीवन जी सके, ठीक है। और जब वो बेरोजगार रहेंगे, वो गरीब रहेंगे, वो शिक्षा से वंचित रहेंगे, भोजन उनको प्राप्त नहीं होगा, तो क्या वो सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है उनके अधिकारों का क्या हुआ, हनन हुआ। दूसरा कह रहा है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। कह रहा है कि जब लोग गरीब रहेंगे, ठीक है, तब लोग कहां से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। भाई कह रहा है कि बहुत से लोग अपने अधिकारों को जानते ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने अधिकारों से वंचित है, पता ही नहीं है उनको कि मेरे क्या अधिकार है। इसलिए जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो वे चुप रहते हैं, ठीक है, वे उसके खिलाफ आवाज उठा पाते नहीं है। और जब आवाज नहीं उठा पाते हैं तो वे दबते चले जाते हैं। ये उसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। फिर तीसरी उसकी प्रमुख चुनौतियां हैं राजनीतिक उत्पीड़न। क्या है, राजनीतिक उत्पीड़न। कह रहा है कि कुछ देशों या राज्यों में सरकारें जो होती है ना, वो लोगों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकारों को दबाती है। कुछ देश और राज्य में ऐसे सरकार होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों की आजादी को दबाते हैं और अभिव्यक्ति मीन्स बोलने की जो आजादी है उसको भी दबा देते हैं, है ना। जैसे कि पत्रकार हो गया, छात्रों हो गया, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ताएं हो गया, ठीक है, इसको निशाना बनाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई ज्यादा बोल रहा, सीधा गोली से उड़ा दिया, खत्म, उसका कहानी खत्म कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका जो अधिकार है उसका हनन किया जाता है। बाद में उसका देख रेख भी नहीं होता है, जांच होता है बस 2 से 4 दिन 5 दिन, खत्म, उसके बाद केस सॉल्व, है ना। मतलब केस को ओपन ही नहीं किया जाएगा वापस, ठीक। फिर इनका चौथा जो चुनौती है वो है जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे बहुसंख्यक क्या है, जाति है, बहुसंख्यक धर्म है, लेकिन यहां पे जो है इसी के आधार पे जो है भेदभाव भी किया जाता है। वही कह रहा है कि भारत सहित कई देशों में जाति और धर्म के आधार पे जो है भेदभाव जो है आम बात हो गई है। इससे सामाजिक समानता और न्याय के अधिकार जो प्रभावित होती है। मीन्स हमारा मौलिक अधिकार में हमारा जो अधिकार है, कौन सा अधिकार, मानव अधिकार, उसमें कहा गया है कि लोग जो है सम्मानजनक जीवन जिएंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए जब नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो क्या लोग एक जैसा रह पाएंगे? नहीं। समानता रह पाएगा लोगों में? नहीं रह पाएगा, है ना। फिर उनका पांचवा जो चुनौतियां हैं वो है महिलाओं के अधिकारों का हनन। अब देखिए, हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें से हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही देखा है कि महिलाओं के अधिकारों का यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा हनन किया जाता है। वही कह रहा है कि महिलाएं जो है समाज में सबसे अधिक मानवाधिकार हनन की शिकार होती है ना। उन्हें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। पहले की अगर बात करें तो पहले जो है ना महिलाओं को शिक्षा भी नहीं दिया जाता था, ठीक है, उन्हें घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था, है ना। ना कि उनको रोजगार दिया जाता था, ना ही उनको संपत्ति दिया जाता था, ना ही आजादी दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब जो कार्य हैं, ये सब जो बातें हैं, वे मानवाधिकार का हनन करते हैं, ठीक है। इस मानवाधिकार की चुनौतियां हैं, है ना। अब क्वेश्चन हमारा ऐसे भी कहा था कि महिलाएं जो है मानवाधिकार हनन के सर्वोच्च शिकार है। महिलाएं जो है मानवाधिकार मीन्स मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त है उसमें से महिलाओं का सबसे ज्यादा हनन किया जाता है, महिलाओं के अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन किया जाता है। कैसे, क्यों, है ना। तो कह रहा है कि यह बात जो है ना बिल्कुल सत्य है कि महिलाएं
मानवाधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है? इसके कई कारण हैं। क्या कारण है? तो पहला कारण है घरेलू हिंसा। हम लोगों ने देखा है कि कई महिलाएं जो है घर के अंदर ही शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार होती है। हम लोगों ने कई बार देखा है ऐसा, ठीक है, और ऐसा आम बात है ना। कई हमारे समाज ही ऐसा है कि महिलाएं जो है घर के अंदर ही शारीरिक और मानसिक हिंसा के शिकार होती है, लेकिन डर और समाज के दबाव के कारण जो है वो चुप हो जाती है, वो आवाज उठा पाती नहीं है। जबकि उनके पास जो अधिकार है कि वो स्वतंत्र रह सकती है, शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है, लेकिन वो क्या हो जाती है, समाज के कारण और डर के वजह से जो है वो चुप हो जाती है ना। तो यहाँ पे उनके अधिकारों का क्या हो गया, हनन हो गया। दूसरा कह रहा है दहेज प्रथा। कह रहा है विवाह के बाद दहेज की मांग को लेकर के महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है ना, और कई बार यह प्रताड़ना जानलेवा भी हो जाती है। तो इससे भी जो है ना उनके अधिकारों का हनन हुआ। ठीक। तीसरा कह रहा है बलात्कार और यौन शोषण। हम लोगों ने आज के समाज में देखा कि बलात्कार और यौन शोषण जैसी समस्याएं जो है ना आम बात हो गई है, ये रेगुलरिटी हो चुका है, ठीक है, जबकि सरकार भी इस पे कोई ठोस कदम उठा नहीं रहा है ना। वह कह रहा है कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल, घर और समाज में यौन हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन का अधिकार, सुरक्षा और सम्मान प्रभावित होता है। ठीक है, इससे भी उनका क्या हुआ, अधिकार का हनन हुआ। चौथा हमारा कह रहा है शिक्षा और रोजगार में असमानता। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि पहले जो है पुरुषों को शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। वही कह रहा है कि आज भी कई क्षेत्रों में लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं दिया जाता है ना, नौकरी और वेतन में भी उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। पांचवा हमारा है सामाजिक कुरीतियां। हमारे समाज में ऐसे ऐसे बुराइयां फैली हुई है, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, लड़का लड़की में भेदभाव जैसे कुरीतियां महिलाओं के अधिकारों को छीन लेती है। क्या करती है, महिलाओं के अधिकारों को छीनती है, और ये भी जो है मनुष्यों के अधिकार का जो है हनन करती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे वो बनाएंगे अन्य प्रमुख मानवाधिकार चुनौतियां। मनुष्यों के सामने जो और चुनौतियां जो है वो क्या क्या है। तो पहला हमारा है बाल श्रम और बाल तस्करी। हम लोगों ने देखा है कि समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है, प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि बच्चों को जो है ना काम करना पड़ रहा है, और कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को बेच भी देते हैं। वही कह रहा है कि बच्चों को काम पर लगाकर उनकी शिक्षा और खेलने का अधिकार को छीना जाता है। ठीक है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है उनकी। दूसरा कह रहा है कि मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चे को अवैध रूप से बेचने और शोषण करने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे उनका अधिकार खत्म हो रहा है। आगे तीसरा आतंकवाद और युद्ध। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार खत्म हो रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं, है ना। तो यहां भी जो है उनके अधिकार खत्म हो जाते हैं। चौथा कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं और विस्थापन, इस बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी आपदाओं में लोग जो है बेघर हो जाते हैं, है ना, और उनके मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है। मीन्स उनके मौलिक अधिकार जो है यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये अधिकार पूरा पूरा कंप्लीट हो पाता नहीं है। अब यहां पे एक टॉपिक बनाएंगे हम लोग, पॉइंट बनाएंगे कि समाधान और उपाय। मान लीजिए अगर इसका समाधान करना है तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, है ना। अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है, ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे मानवाधिकार को, मीन्स हमारे अधिकार का हनन ना हो, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य जो है शिक्षा और जागरूकता फैलाना चाहिए। मीन्स लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। ठीक। दूसरा कानूनी सुरक्षा। सरकार को कठोर कानून बना करके उसकी सख्ती से पालन करवाना चाहिए, खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तीसरा महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के अवसर दिए जाए। ठीक है। चौथा कार्य हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया। न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, और मीडिया को जो है सच्चाई उजागर करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, तभी जो है ये सब की समस्या दूर हो पाएगी। ठीक है। पांचवा हमारा है सामाजिक सुधार। कह रहा समाज में फैली रूढ़िवादी सोच और कुरीतियों को भी खत्म किया जाए, तभी जो है इसका समाधान हो पाएगा, अन्यथा इसका समाधान नहीं हो पाएगा।
तो यहां तक मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोगों ने खत्म किया। अब बारी आती है अंत में इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि इससे जुड़े जितने भी प्रश्न सारे के सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अब देखिए बारी आती है इसके निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में दोस्तों हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि मानवाधिकार हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की पहचान है। इस मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हर व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता की पहचान है। इनका सम्मान और संरक्षण सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ठीक है, कह रहा है कि विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कह रहा है ना कि विशेष रूप से महिलाओं का अधिकारों की रक्षा करना जो है ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वे सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय के शिकार होती है। जब तक समाज में समानता, न्याय और सम्मान की भावना नहीं होगी तब तक मानवाधिकार केवल कागजों पर ही सीमित रहेगा। कह रहा है ना कि जब तक हमारे समाज में समानता नहीं आएगा, न्याय नहीं आएगा, सम्मान की भावना नहीं आएगी ना, तब तक ये मानवाधिकार जो हम लोगों को दिया गया है, जो कागज पे लिखा गया है, जो संविधान में लिखा गया है, वो कोई काम का ही नहीं है। जब हमारे समाज में लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या वो लिखा हुआ कोई काम का है? नहीं है ना। तो सबसे जरूरी चीज है कि ये जो है ना समाज में होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।